नमस्ते बच्चों, आज हम अम्ल क्षार एवं लवण जो हमारा चैप्टर है उसमें अम्ल क्षार कैसे ज्ञात करते हैं उसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। क्योंकि आपने इस लिटमस पेपर के बारे में सुना तो है कि ये लिटमस पेपर ये करता है, लाल लिटमस पेपर नीला कर देता है। तो वो किस तरह से होता है, जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। चलिए देखिए, अपन आपको पहले तो मैं ये लिटमस पेपर के बारे में बताती हूँ। ये आपको दिख रहा है किस कलर का है, नीला लिटमस पेपर। ठीक है, तो जो नीला लिटमस पेपर होता है वो क्या है, अम्ल के लिए होता है। अम्ल जो होता है वो क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिए हैं। अभी मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार। अगर मुझे पता करना है कि अम्ल कौन सा है क्षार कौन सा है, तो मैं सबसे पहले इसको नीले लिटमस पेपर को इसमें डालूंगी। ओके, चलिए अपन देखते हैं कि नीला लिटमस पेपर, देखिए मैंने इसमें डाला, नीला लिटमस पेपर था, कोई चेंज हुआ कलर में, नहीं हुआ, यानी ये अम्ल नहीं है। आ रहा समझ में? अम्ल अगर होता तो ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता, लाल, लेकिन कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। दिख रहा है आपको? चलिए अब मैं एक और नीला लिटमस पेपर लेती हूँ और इस नीले लिटमस पेपर को मैं इसमें डालती हूँ। चलिए अब इसमें देखते हैं कोई चेंज होता है कि नहीं। देखिए नीला लिटमस पेपर कैसा हो गया, लाल। तो इस तरह से इसका कलर परिवर्तित हो जाता है नीले का। अगर वो रियल में अम्ल है तो वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ओके, प्रैक्टिकली आपने देख लिया किस तरह से लिटमस पेपर होता है और वो नीले को लाल कर देता है। चलिए ये चीज तो अपन ने देख ली। अब हमें देखना है कि ये क्षार है कि नहीं है, अम्ल तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया पक्का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्षार भी है कि नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये लाल लिटमस पेपर लेना है। ओके, लाल लिटमस पेपर हम इसमें डालेंगे तो ये अम्ल था, तो देखिए अम्ल में कोई चेंज नहीं करेगा, लाल लिटमस पेपर वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ, लाल का लाल ही है, क्योंकि ये क्या है, अम्ल। अम्ल में लाल लिटमस पेपर कुछ नहीं करता और नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, अब मैं एक और लिटमस पेपर लूँ, अब मैं इसे दूसरे सॉल्यूशन में डालूंगी। इसमें देखिए ये लाल लिटमस पेपर कैसा हो गया, नीला, कलर चेंज दिख रहा है आपको। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय होता है, कौन सा विलयन क्षारीय होता है। यदि वो अम्ल है तो वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, लाल, और यदि वो क्षार है तो वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, नीला। ठीक है, चलिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करती हूँ पीएच स्केल की। हमने लास्ट टाइम पीएच स्केल के बारे में भी देखा था। तो ये है, हमको इसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये लिटमस पेपर है और इनमें से जो कलर आएगा वो इसका पीएच मान होगा। ओके, स्टार्ट। ये पीएच स्केल है, इनमें ये आपको अलग अलग कलर दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये कलर, तो ये जिस कलर का हो जाएगा वो उसका पीएच मान होगा। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने इसमें डाला, देखिए ये कलर चेंज हो गया, येलो से ब्लू हो गया, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर अपन मैच खाएंगे कि किस कलर का हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो रहा है 12, है ना, 12 से मैच खा रहा है, इसलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 12, यानी ये क्षारीय है। 7 से ज़्यादा होता है पीएच तो वो क्षारीय कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह से अब अपन देखते हैं, ये तो मैंने इस सॉल्यूशन में डाला था, अब मैं इसी को मैं इस सॉल्यूशन में डालूंगी। देखें येलो से कलर कौन सा हो गया आपका, ऑरेंज, और ऑरेंज कलर जो होता है पीएच मान किसका है, 3। ठीक है, दिख रहा है आपको पीएच स्केल में, तो इसका पीएच मान 3 है, तो 7 से कम है, इसलिए ये कैसा है, अम्लीय। तो इस तरह से हम पीएच स्केल के थ्रू कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, उसका पीएच मान कितना है, ये सब ज्ञात कर लेते हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से हम ये चीज़ें ज्ञात करते हैं। चलिए अब ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, अब हम कुछ टॉपिक और बचे थे उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, अपन सबसे पहले है HCl अम्लीय है। देखें मैंने आपको बताया था H+ आयन जो प्रदान करता है वो अम्लीय होता है। यहाँ पर देखें हम HCl तो कैसा है, अम्लीय, जबकि अल्कोहल व ग्लूकोज कैसा है, अम्लीय नहीं है। रीजन बताना है हमको। अब देखें हम अल्कोहल जो होता है जैसे C2H5OH अल्कोहल है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनमें भी अगर हम देखें तो H है, हाइड्रोजन है, और अम्ल जो लेते हैं यहाँ पर हमने 2 लिए हैं, यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है HCl और HNO3। ये तो अम्ल बना रहे हैं, लेकिन ये अम्ल क्यों नहीं बना रहे, इनमें भी तो हाइड्रोजन है, लेकिन हमको रीजन बताना है कि ये अम्लीय नहीं है जबकि ये अम्लीय होते हैं, क्यों। चलिए देखिए, हम HCl और HNO3 जो होता है जब ये टूटता है ना, जैसे HCl है, जब ये टूटेगा तो काय में टूटेगा, H+ में, और Cl काय में, माइनस में। ओके, तो
यहाँ पर H प्लस आयन प्रदान हो रहा है, धनायन और ऋणायन में टूट रहे हैं, और H प्लस आयन अगर मिलता है हमको तो वो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पर H प्लस आयन मिल रहा है। ऐसे HNO3 से जब क्रिया कराएंगे तो HNO3 भी जब टूटेगा तो हमको H प्लस आयन ही देगा। तो जो H प्लस आयन देते हैं वो सभी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं ये कभी भी H प्लस आयन में नहीं टूटते। ठीक है, ये जो होते हैं संरचना इनकी जो होती है, जब आप इनको गर्म करेंगे या क्रिया कराएंगे तो ये H प्लस आयन प्रदान नहीं कर पाएंगे, और H प्लस आयन नहीं प्रदान करेंगे इसलिए अम्लीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करते। ओके, तो ये अपना पहला टॉपिक हो गया। चलिए दूसरा देखें, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन यानी कोई भी अम्ल है, जैसे HCl है, उसमें आपने पानी मिला दिया, जल मिला दिया, तो जल मिला दिया तो वो विद्युत का चालन करेगा। क्यों? इसका रीजन ये है, जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो जो अम्ल होता है वो धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। काय में टूटेगा? धनायन और ऋणायन में। तो धनायन और ऋणायन में कोई चीज टूट जाती है तो वो क्या करती है, विद्युत का चालन करती है। इसीलिए आप यही लिखेंगे इसमें, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, धनायन और ऋणायन में टूट जाने के कारण क्या करता है, विद्युत का चालन कर लेता है। ओके, यहाँ पर भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रीजन यही है कि धनायन प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होगा तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखें, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। आप कभी भी जो अम्ल रहता है, अम्ल लिया, जैसे मैंने ये एसिड है, ये वाला एसिड है, इसमें मैं अम्ल वो जल मिलाऊंगी तो वो नहीं करना चाहिए हमको, जबकि जल लेना चाहिए, जल में धीरे धीरे अम्ल को मिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए, चलिए देखें। ये जैसे अम्ल है, ओके, अगर आप अम्ल में जल मिलाओगे, ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, काफी कंसंट्रेट होता है। जब आप इसमें जल मिलाओगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी जिसके कारण ऊष्मा बहुत तेजी से बाहर निकलेगी, और वो जो विलयन है वो बाहर निकल आएगा और आपकी बॉडी को भी इफेक्टेड कर सकता है, आपके कपड़ों को भी इफेक्टेड कर सकता है। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो खतरनाक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन बाहर निकल रहा है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ऊष्मा तेजी से क्या होगी, बाहर निकलेगी। ओके, जबकि अगर आप जल लोगे, जल में धीरे धीरे से, ये जल है, जल में आप अम्ल को, यहाँ से अम्ल धीरे धीरे डालना है और उसको हिलाते जाना है, जिसके कारण ज़्यादा ऊष्माक्षेपी ना होने के कारण जल जो होता है न्यूट्रल होता है, जिसके कारण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी और वो नॉर्मली वो रिएक्शन हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये अम्ल में अगर हम जल मिलाएंगे तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण क्या होगी, ऊष्मा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, जिससे आपकी बॉडी इफेक्टेड हो सकती है, कपड़े इफेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जल में धीरे धीरे अम्ल को मिलाना चाहिए और उसको हिलाते रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखें, पीतल व तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। क्यों? तो जो पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दही क्या है, अम्ल है। याद रखिएगा, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें अगर हम दही डालेंगे तो ये जो दही में लैक्टिक अम्ल होता है वो इस बर्तन से क्रिया कर लेगा और वो अपनी रिएक्शंस के थ्रू एक दूसरा पदार्थ बना लेगा, जिससे कि वो बर्तन भी इफेक्टेड होगा और दही तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो अभिक्रिया ना हो इसलिए हमको पीतल और तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। आप देखते होंगे पीतल और तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए क्या डाला जाता है, नींबू। नींबू से घर पे मम्मी वगैरह आपकी साफ करते होंगे बर्तन, तो वो क्या होता है, उसकी जो परत होती है ना, वो अम्ल से, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल, तो उस परत से वो क्रिया कर लेता है। इसीलिए हम अगर दही डालेंगे तो वो भी क्या कर लेगा, उसमें भी अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, तो वो भी किससे क्रिया कर लेगा, पीतल और तांबे से। ठीक है, तो इसीलिए हमको वो पदार्थ उसमें यूज नहीं करना चाहिए। चलिए अब देखें, एक वाला बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा आप जानते हैं किसको बोलते हैं, खाने के सोडे को। अब खाने का सोडा अम्लीय होता है कि क्षारीय, क्या होता है आप लोग जानते हैं, बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, क्षार है। क्या है, क्षार। ओके, अब मैंने क्या किया, आप भी जानते हैं ये चीज कि दूध अगर फटने वाला होता है, हमें लगता है कि दूध फटने वाला है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें क्या डाल देते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा डाल देते हैं। खाने का सोडा इसलिए डाला जाता है कि उस दूध को फटने से बचाया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, उसके पीएच मान को बढ़ा देता है।
अगर दूध जो है अगर हम उसमें क्या कहते हैं वैसा ही रखा रहने देंगे तो उसका पीएच मान घट जाएगा और वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तभी जाके दूध जो होता है वो काय में परिवर्तित हो जाता है, दही में। ओके, तो यानी दही जो होता है वो एक अम्लीय पदार्थ है, याद रखिएगा। दूध दही में तभी कन्वर्ट होता है जब वो लैक्टिक अम्ल की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, इसलिए हमें दूध को उबालना पड़ता है जिससे कि उस लैक्टिक अम्ल की क्वांटिटी को हम कम कर सकें, जिससे कि वो दही में परिवर्तित ना हो। तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सबसे पहली चीज पीएच मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो नॉर्मली जो दूध आता है हमारे पास में उसका जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। ठीक है, अब हम उसमें बेकिंग सोडा मिला देंगे तो बेकिंग सोडा मिलाने के कारण पीएच मान बढ़कर 6 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वांटिटी में आप बेकिंग सोडा मिलाओगे उस हिसाब से उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये लिखेंगे, इसके कारण अगर हम मतलब दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो वो जो दूध है वो क्या हो जाता है, थोड़ा क्षारीय हो जाता है। अब क्षारीय हो जाता है ना, तो आप जब नॉर्मल दूध है उससे दही बनने में उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जो जिसमें हमने बेकिंग सोडा मिला दिया है उस दूध से दही बनने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि दूध क्षारीय हो चुका है और उसे लैक्टिक अम्ल मतलब कन्वर्ट होने में, दही में परिवर्तित होने में, पीएच मान को कम होने में अधिक टाइम लगेगा। इसीलिए जिसमें बेकिंग सोडा डला होता है उस दूध को दही में परिवर्तित होने में अधिक समय लगेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप इनको समझ गए होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।